प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। तो आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, आज इतिहास की श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वैदिक काल, वैदिक कालीन जो है सभ्यता। ठीक है, इसके पहले हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त किया था। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए समता अकेडमी और वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए हिस्ट्री के और सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, क्योंकि आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छा से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पुरातात्विक साक्ष्य या जब तक जो है उसके साक्ष्य नहीं मिले थे, तब तक वैदिक सभ्यता को ही जो है सबसे प्राचीन सभ्यता समझा जाता था। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के बाद लगभग 200 वर्षों बाद ये सभ्यता जो है शुरू हुई, वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता आप कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ? वैदिक सभ्यता में जो हम देखेंगे इसको हम दो पार्ट में भी बांट सकते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल है और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से कितना से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो है ऋग्वैदिक काल है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वैदिक काल में जो है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है लोहे का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, कोई इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल इसकी जानकारी जो है यजुर्वेद, सामवेद जो चारों वेद हैं उसमें मेंशन है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के जो है ही लिखित साक्ष्य हमें जो है और प्रमाण मिलते हैं। ये सभ्यता जो है जो अंतिम पड़ाव में था, चूँकि ये वैदिक सभ्यता है, ये कभी समाप्त नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की तरह, बल्कि इसमें निरंतर जो है प्रोग्रेस होते गए और जो है सभ्यताएं बढ़ती गई और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। आज भी जो है वैदिक सभ्यता, पूजा पाठ, रीति रिवाज उनमें सुधार होते गए। मतलब अब ये चीज़ देखेंगे वैदिक सभ्यता में जो है आर्यों का जो विस्तार था, क्योंकि आर्य जो है इसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है कि वो भारत के ही हैं, कुछ बोले कि कश्मीर से आए थे, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है मैक्स मुलर का, तो मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य आए थे। दोस्तों, अभी मैं आपको मैप के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों बाद जो है वैदिक काल शुरू हुआ और आर्यों का जो आगमन है इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के जो है अलग अलग मत हैं। जैसे मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए और ज़्यादातर यही जो है सर्वमान्य है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे प्रमाण भी मिले हैं। बोगास कोई अभिलेख है, कस्सी अभिलेख है। तो कुछ विद्वान तो अभी भी इसका अपोज करते हैं, हमेशा जो है इतिहासकारों का कुछ न कुछ अपोजिशन में रहते हैं, लेकिन मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है वही सर्वमान्य है कि आर्य जो है मूल रूप से भारत के नहीं थे, वो जो है मध्य एशिया से भारत में आए। राइट, तो जो एलडी कल हैं उनका मानना है कि ये जो है आर्य कहाँ से आए थे? ये जो है कहीं और से नहीं बल्कि जो है भारत के ही थे, कश्मीर और हिमालय क्षेत्रों से आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये जो है तिब्बत से आए थे। तो इसी तरीके से विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। हम सबसे पहले देखेंगे जो मैक्स मुलर का सिद्धांत है, उनके हिसाब से जो है वो आर्य जो है कहाँ से प्रवेश किए वो हम देखते हैं। आइए मैप के द्वारा समझते हैं दोस्तों। तो देखिए वैदिक काल जो एरिया है आपका किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, फिर आपका इधर आ जाइए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, जो बैक्ट्रिया प्रदेश भी बोला जाता है इनको। तो आर्य जो है मूल रूप से यहाँ से जो है भारत में प्रवेश किए और सबसे पहले प्रवेश किए जो है यहाँ से, ये देखिए किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से होते हुए फिर आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये जो है प्रवेश किए यहाँ से
आपका अफगानिस्तान, जो ये देखिए अफगानिस्तान में यहां से प्रवेश कर गए, ठीक है, राइट। और यहां पे देखिए ईरान से ये जो है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से जो है क्या किए, प्रवेश किए, यहां से जो है आर्य प्रवेश किए, ठीक है। ये चूंकि कबीलाई समाज था तो ये भी माना जाता है कि इनका जो है वहां आपस में काफी लड़ाई हुआ और फिर ये जो है समझौता कर लिए, ठीक है। और जो समझौता कर लिए कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, और उसमें से जो कुछ शांति प्रिय थे वो क्या किए, भारत की तरफ चल पड़े, ठीक है। तो ये जो है शुरू में अफगानिस्तान, सब संघ प्रदेश, इन सब एरियो में जो है सबसे पहले ये फैले। इसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे ये बढ़े और पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश तक जो है ये आर्य जो है फैल गए, ठीक है। अभी देखिए सप्त संधव प्रदेश नाम आता है क्योंकि आर्य जो है इन 7 नदियों के आसपास अपने जो है आकर के बस गए, समूहों के रूप में बसे, ठीक है। तो सप्त संधव प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि चूंकि 7 नदियों के किनारे बसी, इसीलिए सप्त संधव प्रदेश। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं वो जानना जरूरी है। तो ये देखिए सरस्वती नदी हो गया, शतुद्री जिसको हम अब वर्तमान में सतलुज बोलते हैं, बिपाशा जिसको हम अब ब्यास नदी बोलते हैं, परुसड़ी जिसको हम रावी नदी बोलते हैं, अस्किनी जिसको हम चिनाब नदी बोलते हैं, वितत्सा जिसको हम झेलम नदी, और मेन है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो है ऋग्वेद में काफी बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। और इसको सिंधु नदी को जो है हिरण्य भी कहा गया है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी वैसे सरस्वती नदी थी, लेकिन इसका उल्लेख सिंधु नदी का जो है बार बार उल्लेख हुआ है। अभी देखिए हम देखेंगे कि नदियां जो है कौन कौन सी थी। तो ये तो हमने आपको बता दिया है इस पार्ट में, जो कि कंबाइन आपका जो है ये भारत प्लस पाकिस्तान, जो कि उस समय चूंकि उस काल में तो ये क्या था, अपने पास ही था, ये तो 1947 में बंटवारा हुआ, राइट। तो अफगानिस्तान में जो है 4 नदियां थी, ठीक है। अफगानिस्तान में जो 4 नदियां थी वो क्या करती थी, इसको जो है पश्चिमी छोर से जो है क्या करती थी, सिंधु नदी को सपोर्ट करती थी, जिसमें जो है आपका हम नाम लिख देते हैं, आप एक एक याद कर लीजिएगा कि कुंभा नदी हो गया आपका, मान लीजिए ये कुंभा नदी, ठीक है। गोमल नदी, गोमती या गोमल, ठीक है, गोमती, इसी को गोमल भी बोलते हैं, गोमल नदी हो गया, ठीक है। कुंभा नदी, गोमती यानी आपका गोमल हो गया, नोट करते रहिए। कुर्रम या क्रुमु, ठीक है, इसको जो है क्रुमु, क्रुमु, इसी को जो है कुर्रम, नोट करते रहिए। कुंभा नदी, गोमती, गोमल, क्रुमु, कुर्रम, स्वात नदी भी था, ठीक है। स्वात क्षेत्र आप सुने होंगे नाम, जो है जो उस समय जो है सुवास्तु उसको बोला जाता था, सुवास्तु, ठीक है। सुवास्तु हम नाम लिख दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सुवास्तु यानी कि स्वात जो है नदी, सिंपली जो याद रखिए स्वात नदी, ठीक है। तो कुंभा नदी हो गया, गोमती नदी हो गया, गोमल जिसको बोला जाता था, क्रुमु यानी आपका जो है कुर्रम नदी हो गया, ठीक है। नोट भी करते रहिए, हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। चारों नदियों का नाम लिख लिया आपने, कुंभा नदी, गोमती, गोमल, क्रुमु, कुर्रम, सुवास्तु, स्वात नदी, ठीक है। यहाँ जो है गांधारी करके आपका एरिया था, गांधारी। तो दोस्तों इसको जो है काफी अच्छे से नोट्स बनाइएगा, सो दैट आपका एग्जाम में जो है काफी हेल्प मिलेगा इससे। और अभी देखते हैं जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद काल की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और जो भी वो कर्मकांड करते थे, जो पूजा पाठ स्तुतियां जो करते थे, जो मंत्र उच्चारण करते थे, वो सब कुछ मौखिक था। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता रहा। जो आज हम देख रहे हैं, जो भी वेद देख रहे हैं, जो भी उपनिषद देख रहे हैं, ये सभी जो है उत्तर वैदिक काल में जब अंतिम पड़ाव में था, और उसके
काफी बात तक जो है संकलन किया गया है विभिन्न जो है विद्वानों इतिहासकारों द्वारा जो है। ठीक है, ऋग्वैदिक जो काल है, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व मतलब आज जो है 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो 21 और 6 जोड़ लिए, लगभग 27-28 साल पहले, 27 साल पहले की ये बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ, जो सिंधु घाटी जो हम सभ्यता पढ़े थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, उसका अंत हुआ। लेकिन जो हम वैदिक सभ्यता देख रहे हैं इसका अंत नहीं हुआ, बल्कि ये जो है धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास करता गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि उसके उपनिषद, जो भी पुराण हैं, जो भी लेख हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। अब तो दोस्तों आइए देखते हैं वैदिक काल, यानी इसको इंग्लिश में वैदिक एज बोलते हैं। वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल में जो वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल, इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले देखिए ऋग्वैदिक काल, इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। ऋग्वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम देखेंगे आर्यों का विस्तार, आर्यों का जो विस्तार कहाँ कहाँ तक था वो देखते हैं। तो आर्यों का जो विस्तार है अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। गंगा यमुना के द्वाब और उसके समीप के क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश, जो कि सतलज नदी से लेकर के और जो गंगा यमुना का द्वाब था, ठीक है, वहां तक था, जिसको ब्रह्मवर्त भी कहते थे। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने क्या किया, संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। अभी हम देखेंगे स्रोत इसके दोनों हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपका ऋग्वेद संहिता है, पुरातात्विक स्रोत में जो है अभिलेख है, जैसे कस्सी अभिलेख है, बोगासकोई अभिलेख है, और धूसर मृदभांड जो बर्तन होते हैं कई जगह जो स्थानों से पाए गए हैं, राजस्थान, हरियाणा, जैसे अफगानिस्तान एरिया है, ठीक है, और गंगा दोआब जो क्षेत्र है वहाँ भी पाए गए हैं। तो हम इसको नोट करते रहिए। अब इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, स्रोत जो है दोनों चीज़ है, एक तो आपका पहला पॉइंट साहित्यिक स्रोत, दूसरा पॉइंट पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक, जस्ट 1 मिनट। पुरातात्विक स्रोत, जो बार बार दोस्तों अभिलेख वर्ड यूज हो रहा है, ये क्या थे, पत्थरों पर जो है वो खुदाई करके नुकीले औजारों से जो बनाते थे वही अभिलेख है, और ये जो है प्रमाण जो कि सुरक्षित भी है, तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है भारत की प्राचीन सभ्यता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, अर्थात सुना हुआ, क्योंकि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या हुई, ट्रांसफर की गई नॉलेज जो है, और बाद में ये लिखा गया है ऋग्वेद संहिता, जो कि ऋग्वैदिक काल की एकमात्र जो है रचना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 11000 ऋचाएं हैं। ठीक है, कुल 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे, बोगासकोई अभिलेख, कस्सी अभिलेख और चित्रित धूसर मृदभांड। तो सबसे पहले देखते हैं बोगासकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, इस अभिलेख में जो है हिती राजा सुब्बी विलीमा और मितन्नी राजा मतियु अजा के बीच हुई संधि। क्योंकि ये कबीलाई जो समाज थे तो आपस में जो है लड़ा करते थे, ठीक है, और
उसके बाद जो है संधि हुई, जिसका वर्णन जो है बुगाचकोई अभिलेख में है, जिसमें दोनों कबीलाई राजा क्या करते हैं, वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र को साक्षी मानकर समझौता कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कसी अभिलेख, जो कि 1600 ईसा पूर्व का है, और इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य है ईरान से, ठीक है, हमने मैप बनाया था, और ईरान से जो है भारत में इनका आगमन हुआ है। इस अभिलेख में काफी वर्णन है, जिससे कि काफी हमें जो है सटीक प्रमाण मिल जाता है। तो कसी अभिलेख, इससे आर्यों का ईरान से भारत आगमन की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्त, नोट कीजिए इसको। तीसरा पॉइंट है चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसके जो साक्ष्य हैं, जो भी आपका जो क्षेत्र था, सब संदेव क्षेत्र हुआ, अफगानिस्तान हो गया, गंगा द्वार क्षेत्र हो गया, हर जगह से ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का जो है दूसर मृदभांड का। तो इसे दोस्तों नोट कीजिए। भारत में जो है, यहाँ लिख लीजिए सबसे बढ़िया, भारत में आर्यों का आगमन विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले एक साइड में लिख लीजिए आप नाम जो है विद्वानों का और निवास स्थान। तो इधर लिखिए विद्वान, और यहाँ लिख लीजिए विद्वान, एक साइड हो गया, और कहाँ से आए, ठीक है, उनका आगमन, निवास स्थान। शेडिंग डाल दीजिए, एक तरफ विद्वान और दूसरे तरफ निवास स्थान। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट कम से कम समय में हम बोर्ड पे इसको लिख सकें। तो भारत में मैक्स मुलर के अनुसार जो है, भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ वो कहाँ से हुआ, मध्य एशिया से, बैक्ट्रिया प्रदेश, जो हमने ऑलरेडी मैप के द्वारा बताया भी है। और मैक्स मुलर का ही सिद्धांत जो है सर्वमान्य है, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित भी है। एलडी कल के अनुसार जो है कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, यानी ये बाहर से नहीं आए, भारत से ही आए थे। बाल गंगाधर जो तिलक है, उन्होंने क्या बताया, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। अविनाश चंद्र दास जी ने क्या बताया कि सप्त संधव प्रदेश, ठीक है, सप्त संधव जो प्रदेश जो कि भारत में ही था, यहाँ से वो लोग बाकी हिस्सों में फैले। गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है दक्षिणी रूस से आर्यन जो है भारत में आए। गंगानाथ झा के अनुसार, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश से जो है आए। और गाइल्स के अनुसार जो है हंगरी तथा डेन्यूब नदी, ठीक है, यानी हंगरी से ये लोग आए। पेंका, जो पेंका विद्वान है, उनका मानना है कि आर्यन केम फ्रॉम जर्मनी, माने आर्य जो कहाँ से है, जर्मनी से भारत में आए। ठीक है, तो एक एक करके इसको लिखते हैं सो दैट आप नोट बना सके। ठीक है, मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर लिखिए, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया। सर्वाधिक मान्य है यही मत। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एलडी कल, इनका मानना था कि कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए, कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, लिखते जाइए, दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी के अनुसार कहाँ से आए,
आर्यन जो है तिब्बत से आए। ठीक है, लिखिए तिब्बत। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी हो गए। अभी नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश से आए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी के हिसाब से ये जो है उत्तरी ध्रुव या ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्कटिक प्रदेश। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको जो पेंका हैं वो जर्मनी के थे विद्वान, तो पेंका जी ने क्या बोला, नहीं, पेंका जी के अनुसार जो है ये जर्मनी से आए। पेंका जो विद्वान है उनके अनुसार जर्मनी से आए, आर्य जो है भारत में। ठीक है, अविनाश चंद्र दास। ठीक है, लिखिए अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास, इनके अनुसार जो है सप्त सैंधव प्रदेश, हमने मैप में इसको बताया भी था आपको कि सप्त सैंधव प्रदेश कौन कौन से हैं, जो 7 नदियों के किनारे बसे हुए थे, जो एरिया आपका अभी भारत और पाकिस्तान में है, और ये 7 नदियों के किनारे ये सप्त सैंधव प्रदेश डेवलप हुआ, सप्त सैंधव प्रदेश। और वहाँ से धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैले। ठीक है, नोट करते जाइए। गंगानाथ झा, विद्वान जो गंगानाथ झा, इनके अनुसार ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि लिख दीजिए, ब्रह्मर्षि देश। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश। नेक्स्ट गाइल्स लिखिए। गाइल्स का मानना था कि हंगरी से आए ये लोग, गाइल्स, ये लिखिए हंगरी। एक और है गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है, गार्डन चाइल्ड, तो इनके अनुसार आर्य जो है भारत में रूस से आए। गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य जो है भारत में रूस से आए। इसे नोट कीजिए फास्ट। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं ऋग वैदिक कालीन यानी वैदिक काल की जो है, प्रारंभिक वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था था वो कैसा था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था ऋग वैदिक काल में आर्यों ने अर्ध खाना बदोश, मतलब खाने के लिए जो है, व्यवस्था के लिए, शिकार के लिए क्या करना पड़ता था, उनको स्थान बदलना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं था कि परमानेंट जो है वो एक स्थान पे शुरू में जो है रहते थे, इसलिए वे अपने निवास बदलते रहे। अर्थात ऋग वैदिक कालीन समाज एक जनजातीय और कबीलाई समाज था। कैसा था, जनजाति और कबीलाई समाज था। समाज जो है कुल, ग्राम, विष और जन में बटा हुआ था, और कई जनों से मिलकर के फिर क्या होता था, राष्ट्र बनता था। समाज पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को जो है सम्मान नहीं था। स्त्रियां इसी में शिक्षा में शामिल होती थी, जो वहाँ पे पूजा पाठ होते थे उन समारोहों में भी स्त्रियां शामिल होती थी। ऋग्वेद में ही जो है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें जो है मेंशन हुआ है 4 वर्णों का, वहीं शुरुआत हुआ है। जैसे कि मुख, एक विराट जो पुरुष है उनके मुख से बताया गया है कि ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और जंघे भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है। ठीक, पहली बार जो है गोत्र शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है उसकी व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल था उसकी राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन,
तो हम आपको बता चुके हैं कि यह समाज कैसा था, जनजातीय, खानाबदोश, कबीलाई समाज था। ठीक है, तो जो कबीलों का सरदार होता था, ठीक है, वही क्या था, वही जो है अपने आप को राजा जो है समझता था। अपने पूरे जो है जनजाति का, कबीलाइयों का क्या था, वही मुख्य एक तरह से कहा जाए तो नेता था, समझ लीजिए। तो शुरुआत में जो है राजा सामान्यतः सैनिक नेता यानी कबीलाई सरदार होते थे। ठीक है, जिसे बलि अर्थात कर पाने का अधिकार था, और जो वो लोग लूट करते थे, जो लूटते थे, उसमें भी जो है सबसे बड़ा जो हक था वो कबीलाई सेनापति या आप उसे राजा मान लीजिए, उसका जो है बड़ा हिस्सा वो ले लेता था। ठीक है, परिवार का जो हेड होता था, इधर ध्यान दीजिए, परिवार का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, परिवार के हेड को बोलते थे कुलप। क्या बोलते थे, कुलप। ठीक है, परिवार के हेड को कुलप कहा जाता था। वही क्या था, परिवार का जो स्वामी था उसको कुलप कहा जाता था। इसके बाद जब कई परिवार मिलेंगे भाई, जब कई परिवार मिलते थे तो कई परिवारों के मिलने से क्या बनता था, ग्राम बनता था। जब कई परिवार मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक समुदाय, एक ग्राम का जो है विकास होता था। ठीक है, अब जो गांव का मुखिया होता था यानी ग्राम का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, ग्रामणी। उसको क्या कहते थे दोस्त, ग्रामणी। ठीक है, इसके बाद देखिए जब कई गांव मिल जाते थे, जब कई गांव शामिल हो जाते थे, जब कई गांव शामिल हो जाते थे तो बनता था विस। क्या बनता था, विस बनता था। और विस का जो हेड होता था उसको बोलते थे विस्पति। विस्पति, राइट। और कई जब विस शामिल हो जाते थे, कई विस शामिल हो जाते थे, क्या बनता था, कई विषों के शामिल हो जाने पर जो है बनता था जन। ठीक है, देखते रहिए। तो कई जब विष शामिल हो जाते थे तो उससे निर्माण होता था जो है जन का। और जन का जो प्रमुख होता था, राजा जो होता था, उसको जो है क्या बोलते थे, बताइए, गोप। तो जन का जो प्रमुख होता था, प्रमुख राजा होता था, जिसे जो है, जिसे गोप कहते थे, गोप। ठीक है, और कई जब जनों को मिला दिया जाता था, कई जन जब मिल जाते थे और उनके जो है जो सरदार राजा थे, तो एक राष्ट्र जो है बन जाएगा। ठीक है, कई जनों से मिलने से क्या बनता था, फिर राष्ट्र बनता था। तो ये हम देख रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, अभी इसे नोट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, राजनीतिक जीवन जो है, शुरुआत में राजा सामान्यतः सैनिक नेता होता था, जिसे बलि अर्थात कर पाने का अधिकार था एवं युद्ध में लूटे हुए माल का बड़ा भाग पाने का हकदार था। जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो 5 भागों में विभाजित थी। पहला देखिए परिवार, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और 5वां जो है राष्ट्र। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो दोस्तों देखिए, अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से जो है पशुपालन पर आधारित थी। कृषि होती थी बट सबसे ज़्यादा जो है पशुपालन। गाय का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, इसे अघन्या कहा जाता था। यदि कोई गाय की चोरी करता था तो उसके लिए लड़ाइयाँ हो जाती थी, यहाँ तक कि चोरी करने वाले को मृत्युदंड तक सजा हो जाता था। ठीक है, सिर्फ यौ यानी जौ का उल्लेख मिलता है फसल के रूप में। ऋग्वेद में बढ़ई, स्वर्णकार, कुंभकार, शिल्पकार आदि का भी उल्लेख हुआ है। वस्तु जो विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, मतलब बार्टर सिस्टम पे सामान का जो एक्सचेंज करते थे वो आपस में,
अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे और कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए धर्म। इस काल में आर्यों का बहुत ही जो है सरल धर्म था। धर्म कैसा था? बहुत ही सिंपल था। वे लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे। आर्य बहुदेवादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन, द्योष आदि। नेक्स्ट अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु। इंद्र की जो है सबसे बार उल्लेख हुआ है ज़्यादा, और इनकी पूजा ज़्यादा वो करते थे। वो प्रकृति के जो है देवता के रूप में इनको मानते थे। पृथ्वी स्थान के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, सरस्वती, पूषण आदि। पूषण पशुओं के देवता। पशुओं की प्राप्ति के लिए वो लोग यज्ञ तक करते थे। समझ लीजिए कि पशुपालन जो है क्या था? मुख्य जो है व्यवसाय था। ठीक है, इसे नोट कीजिए दोस्तों फास्ट। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए इसको। और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ठीक है, प्रथम मंडल इसके रचयिता है मघुक्षमधा और मेघातिथि। ठीक है, ध्यान से देखिए। द्वितीय मंडल इसके जो है जो रचयिता है गृहतस्मत्। तृतीय मंडल के रचयिता है आपके विश्वामित्र जी। ठीक है, और तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र, तृतीय मंडल में ही जो है गायत्री मंत्र है, यहीं से लिया गया है। ऋग्वेद के जो तृतीय मंडल है यहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है, जो कि सूर्य की उपासना मंत्र से संबंधित है। ठीक है, चतुर्थ मंडल में जो है कृषि के बारे में उल्लेख है। ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है इसमें कृषि के बारे में उल्लेख है, और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? वामदेव जी। पंचम मंडल के लेखक हैं अत्रि। षष्ठम मंडल है इसके लेखक हैं भारद्वाज। इसे देखते रहिए। सप्तम मंडल इसके जो रचयिता हैं वशिष्ठ जी। अष्टम मंडल ये कण्व व अंगिरस ने इसको लिखा है, संकलन किया है। नवम मंडल जो है इसमें सोम पे समझ रहे हैं ना, मदिरा, तो सोम पे से संबंधित है, यानी उनको जानकारी थी इस चीज की भी, तो सोम देवता और अन्य ऋषि ने इसका संकलन किया है, लिखा है। दसम मंडल जो है इसको जो है विमदा, इंद्र, सची और अन्य ऋषियों ने मिलकर के लिखा है। दसम मंडल में ही जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है, 10वें मंडल में ही। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज वैदिक कालीन यानी ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो पार्ट 1 हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और इसे आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे से नोट बनाइए। जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है, जो उत्तर वैदिक काल है, उसको हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे, सो दैट आप अच्छा से अध्ययन कर सके और ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और हमें मोटिवेट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।